हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम क्लास 10th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के आखिरी टॉपिक पर आ चुके हैं, जिसका नाम है द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है क्विट इंडिया मूवमेंट, जहां पर हम एक ऐसे आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें डिमांड करी गई थी कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया की। इसके बाद हमारा दूसरा और आखिरी टॉपिक होगा कंक्लूजन, जहां पर हम चैप्टर 2 को कंक्लूड करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। इस टॉपिक के बारे में आपके चैप्टर में यहाँ पर इस सोर्स में दिया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1942 में बॉम्बे में, जब इंडिया के अंदर क्रिप्स मिशन का फेलियर हो गया था और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा था इंडियंस को, जिसके वजह से देश भर में डिसकंटेनमेंट फैल गया था, मतलब कि नाराजगी फैल गई थी लोगों के बीच में, जिसके बाद शुरुआत हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। अब इससे पहले हम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में डिटेल में समझें, पहले आप सभी का क्रिप्स मिशन के फेलियर के बारे में समझना और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 के इफेक्ट्स के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन के बारे में। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। अब ब्रिटेन चाहता था कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन ब्रिटेन का सपोर्ट करें, इसीलिए यहाँ पे ब्रिटेन अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया में भेजते हैं इंडियंस को मनाने के लिए, ताकि इंडियंस सपोर्ट करे ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 2 में। तो यहाँ पर ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, जिनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उन्हें इंडिया में भेजता है एक मिशन के लिए, जिसे हम कहते हैं क्रिप्स मिशन। इस मिशन का एम क्या था, यहाँ पर एम ये था कि इंडियन लीडर्स को मनाया जाए ताकि वो सपोर्ट करें ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 2 में। इसीलिए जब क्रिप्स इंडिया में आते हैं क्रिप्स मिशन पर, तो वो कुछ प्रपोजल्स, कुछ प्रस्ताव रखते हैं इंडियन लीडर्स के सामने। ये क्या क्या प्रपोजल्स थे, चलिए ये समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये प्रपोजल रखा जाता है इंडियन लीडर्स के सामने कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया को एक डोमिनियन का स्टेटस दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में समझ चुके हैं। इसका मतलब ये था कि इंडिया ब्रिटेन का ही पार्ट रहेगा, ब्रिटेन के ही कंट्रोल में रहेगा, लेकिन इंडिया के पास अपनी खुद की सॉवरेनिटी होगी, डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी। तो यहाँ पर ये प्रॉमिस किया जा रहा था इंडियन लीडर्स को कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम इंडिया को डोमिनियन का एक स्टेटस दे देंगे। दूसरा प्रपोजल यहाँ पर ये रखा जा रहा था लीडर्स के सामने कि प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दे दिया जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि वो अगर चाहे तो इंडियन यूनियन का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर वो चाहे तो अपना एक सेपरेट स्टेट भी बना सकते हैं। और तीसरा प्रपोजल ये था कि इंडिया के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिएट किया जाएगा, जो कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करेंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 प्रपोजल्स इंडियन लीडर्स के सामने रखे गए थे क्रिप्स मिशन में, लेकिन इंडियन लीडर्स इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि इंडियन लीडर्स चाहते थे कि ब्रिटिश रूल हमारे देश से तुरंत ही खत्म हो जाए और हमें आजादी मिल जाए, इसीलिए वो इस प्रपोजल को नहीं मानते हैं। दूसरा रीजन यहाँ पर यह भी था कि इंडियन लीडर्स ये बात जानते थे कि ये सभी प्रॉमिसेस सर्टेन नहीं है, मतलब कि निश्चित नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाने के बाद ब्रिटिशर्स अपने प्रॉमिसेस से पीछे हट जाएं। इसीलिए यहाँ पे इंडियन लीडर्स सपोर्ट नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स को और इस मिशन को वो फेल करवा देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्रिप्स मिशन यहाँ पर फेल हो जाता है, जिसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इंडियन लीडर्स यहाँ पर सोचते हैं कि अब हमें आजादी चाहिए और अब हम चाहते हैं कि तुरंत सारी की सारी पावर्स इंडियंस को दे दी जाए और ब्रिटिशर्स हमारे देश से वापस लौट जाएं। दूसरा रीजन यहाँ पर था इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 का मतलब क्या हुआ?
वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई थी 1939 में और ये वॉर चली थी 1945 तक। अब इस दौरान इंडिया को काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा था। जैसा कि हमने वर्ल्ड वॉर वन में भी पढ़ा था कि किस तरीके से जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसके वजह से इंडिया में काफी ज्यादा क्राइसिस आ गए थे। सिमिलर सिचुएशन अब दोबारा से इंडिया में पैदा हो चुकी थी। इंडिया के अंदर वर्ल्ड वॉर टू के वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके थे, जिसके वजह से हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ चुकी थी, टैक्सेस बढ़ चुके थे और हमारे देश की आर्थिक रूप से स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके वजह से हमारे देश के जो लीडर्स थे और जो लोग थे वो काफी ज्यादा खिलाफ हो गए थे ब्रिटिशर्स के। दूसरा इफेक्ट वर्ल्ड वॉर टू का क्या था? बंगाल फेमाइन। 1943 में बंगाल में फेमाइन आ गई थी, मतलब कि अकाल आ गया था, जिसके वजह से फूड शॉर्टेजेस के कारण कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके वजह से काफी ज्यादा नाराजगी फैल चुकी थी लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर टू के खिलाफ। और यही रीजंस बन गए जिनके वजह से लोग काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। यहाँ पर एक और रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि वर्ल्ड वॉर टू के ही वजह से हो रहा था, और वो था फोर्स रिक्रूटमेंट। मतलब कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड वॉर टू के लिए जबरदस्ती लोगों को शामिल किया जा रहा था ब्रिटेन की आर्मी में, और ये भी एक रीजन बना जिसके वजह से काफी ज्यादा डिसकंटेनमेंट फैल गया लोगों के बीच में। तो यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू के वजह से और क्रिप्स मिशन के फेलियर के वजह से ही क्विट इंडिया मूवमेंट की हमारे देश में शुरुआत हो गई 1942 में, क्योंकि हमारे पूरे ही देश में लोगों के बीच में डिसकंटेनमेंट फैल गया। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन और इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए अच्छे से समझ लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। जब गांधी जी ने देखा कि हमारे देश में डिसकंटेनमेंट फैल चुका है लोगों के बीच में और लोग बहुत ज्यादा खिलाफ होते जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें एक ऐसे मूवमेंट की शुरुआत करनी चाहिए जिस मूवमेंट को हम एक मास मूवमेंट बनाएंगे और जिसमें हम डिमांड करेंगे कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया की। मतलब कि हम इस मूवमेंट में ये मांग रखेंगे कि ब्रिटिशर्स कंप्लीटली हमारे देश से वापस चले जाएं और सारी की सारी पावर्स वापस से इंडियंस को दे दें। तो यहाँ पर महात्मा गांधी बात करते हैं एक ऐसे मूवमेंट की जिसमें कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया की डिमांड सामने रखी जाएगी। इसीलिए इसके बाद 1942 14 जुलाई के दिन वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया जाता है, एक प्रस्ताव को प्रेजेंट किया जाता है जिसका नाम था क्विट इंडिया। तो 14 जुलाई 1942 में वर्धा में, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है, यहाँ पर एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जिसमें क्विट इंडिया के रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है और ये डिमांड रखी जाती है कि अब ब्रिटिशर्स को ये कहा जाएगा कि आप सारी की सारी पावर्स इंडिया को ट्रांसफर कर दीजिए, इंडियंस को ट्रांसफर कर दीजिए और इंडिया छोड़कर वापस चले जाइए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एंडोर्स करती है इस रेजोल्यूशन को। एंडोर्स का मतलब क्या होता है? समर्थन देना। तो 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सपोर्ट करती है क्विट इंडिया के रेजोल्यूशन को, जिसमें ये कहा जाता है कि एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा पूरे ही देश में लार्ज स्केल में, और ये डिमांड सामने रखी जाएगी कि ब्रिटिशर्स अब हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। जिसके बाद महात्मा गांधी इसी ओकेजन में अपनी एक फेमस स्पीच को डिलीवर करते हैं, जिस स्पीच का नाम है डू और डाई स्पीच, मतलब कि करो या मरो स्पीच, जो कि एक काफी फेमस स्पीच है महात्मा गांधी की, वो यहाँ पर डिलीवर करते हैं और स्पीच के साथ शुरुआत हो जाती है क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो इस रेजोल्यूशन को कब पास किया जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया जाएगा? 14 जुलाई 1942 में, और फिर ऑफिशियली इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में, जहां पर महात्मा गांधी डू और डाई की स्पीच देते हैं और इस मूवमेंट को शुरू कर देते हैं।
इस मूवमेंट में हमारे देश भर के कई सारे लोग हिस्सा लेते हैं वॉलंटियरली, मतलब अपनी खुद की मर्जी से यहाँ पर कई सारे लोग इस मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कामों को पूरे तरीके से रोक देते हैं। हमारे देश भर में कई जगहों पर हड़ताल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रोटेस्ट को मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रोसेशंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है मतलब कि जुलूस निकाले जाते हैं जहां पर लोग देशभक्ति के गीत गाते हैं, नेशनल सॉन्ग्स गाते हैं और स्लोगन्स को भी रेज करते हैं। और असलियत में हमारे देश में एक मास मूवमेंट यहाँ पर देखा जाता है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी लोग इस मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं वॉलंटियरली, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, वर्कर्स हो या किसान हो, सभी लोग यहाँ पर इस मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्डिनरी लोगों के साथ साथ कई सारे फेमस लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स उस समय के भी इस मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली एंड राम मनोहर लोहिया। तो ये सभी फेमस लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में और साथ ही साथ कई सारी महिलाएं भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनती हैं, जैसे कि बंगाल में मतांगिनी हजरा, असम में कनकलता बरुआ और उड़ीसा में रामा देवी। तो महिलाएं भी यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में और पूरे देश में ये मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज हो जाता है जहां पर ये डिमांड करी जाती है कि ब्रिटिशर्स अब हमारे देश से बाहर निकल जाएं, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस मूवमेंट को सप्रेस करना यानी कि दबाना और रोकना। इसीलिए 1 साल लग जाता है इस मूवमेंट को रोकने में ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर्स यहाँ पर काफी ज्यादा वायलेंट तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं इस मूवमेंट को रोकने के लिए। वो लाठी चार्ज करते हैं, लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं, कई सारे ऑर्डिनरी लोगों को भी वो जेल में डाल देते हैं। जिसके बाद 1943 में मतलब कि लेट 1943 में इस मूवमेंट को रोक दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं रह पाता है। इस मूवमेंट के वजह से हमारे देश को आजादी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक फाउंडेशन बना देता है जिसके बाद हमारे देश को आजादी मिलती है और लोग एक्टिवली स्ट्रगल करते हैं आजादी के लिए। इसीलिए ये मूवमेंट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी मूवमेंट से रिलेटेड एक फोटो आपके चैप्टर में यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे महिलाएं प्रोसेशन को ऑर्गेनाइज कर रही हैं बॉम्बे में ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, जो दर्शाता है कि कैसे कई सारे लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, वो भी अपनी खुद की मर्जी से। तो इसी के साथ हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और हमारा सबसे पहला टॉपिक इस लेक्चर का यहीं पर खत्म होता है, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के दूसरे और आखिरी टॉपिक के तरफ, जो है कॉन्क्लूजन। आपके चैप्टर में कॉन्क्लूजन यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। हम सभी ने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हुआ, 1901 से लेकर 1950s का पीरियड, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, उस दौरान हमारे देश के लोगों के अंदर कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था और नेशनलिज्म की भावनाएं भी लोगों के अंदर काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी, जिसके वजह से कई सारे वेरियस ग्रुप्स हमारे देश के, क्लासेस हमारे देश की साथ में आ गई थी, एकजुट हो गई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिसके वजह से लोगों ने मिलकर कई सारे मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया और स्ट्रगल किया हमारे देश की आज़ादी के लिए। हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से इन सभी मूवमेंट्स में, सभी स्ट्रगल्स में कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और साथ ही साथ महात्मा गांधी के लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे कांग्रेस ने अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी कोशिश करी कि वो लोगों के दुखों को ऑर्गेनाइज कर सके मूवमेंट्स में ताकि देश को आज़ादी मिल सके। उन्होंने किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों के इश्यूज को अपने मूवमेंट में शामिल किया ताकि लोग एकजुट हो सके, यूनाइट हो सके
और मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सके, स्ट्रगल कर सके हमारे देश के इंडिपेंडेंस के लिए। और इन्हीं मूवमेंट्स के थ्रू, इन्हीं स्ट्रगल्स के थ्रू, आंदोलन के थ्रू हमारे देश में कई सारी कम्युनिटीज को, ग्रुप्स को यूनाइट किया गया, साथ में लाया गया। फॉर एग्जाम्पल, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, वहां पर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से दो डिफरेंट इश्यूज को साथ में जोड़ा गया ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट किया जा सके। तो इस तरीके से मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया गया नेशनलिस्ट द्वारा, लीडर्स द्वारा, ताकि डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट क्लासेस को, डिफरेंट कम्युनिटीज को साथ में लाया जा सके और एक यूनाइटेड तरीके से मूवमेंट को लीड किया जा सके देश की आज़ादी के लिए। लेकिन यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस का सामना भी हमारे लीडर्स को करना पड़ा, हमारे देश के लोगों को करना पड़ा। मूवमेंट्स में हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भले ही कई सारे ग्रुप्स के लोग इन मूवमेंट्स में हिस्सा ले रहे थे, स्ट्रगल्स में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे थे जो डिफरेंट रीजंस के वजह से इन मूवमेंट्स में हिस्सा ले रहे थे। हमने पढ़ा था कि कैसे जो गरीब किसान थे या फिर जो अमीर किसान थे या फिर जो वर्कर्स थे, वो कैसे डिफरेंट रीजंस के वजह से मूवमेंट्स में हिस्सा ले रहे थे। उनके लिए आज़ादी का मतलब अलग था, उनके लिए स्वराज का मीनिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, जो कि एक चैलेंज बना हमारे लिए, हमारे मूवमेंट को लीड करने में। तो हमने पढ़ा कि कैसे डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट क्लासेस पार्टिसिपेट कर रही थी इन मूवमेंट्स में, लेकिन उन सभी की एक्सपेक्टेशंस अलग थी, उम्मीदें अलग थी, उन सबकी महत्वाकांक्षाएं भी काफ़ी ज़्यादा अलग थी। वो डिफरेंट रीजंस के वजह से इन मूवमेंट्स का हिस्सा बन रहे थे, अपने आप को इन मूवमेंट्स के साथ जोड़ रहे थे, जो कि एक मेजर चैलेंज बना हमारे लिए। और इसीलिए कांग्रेस के लीडर्स बार बार कोशिशें कर रहे थे कि कैसे वो इन डिफरेंसेस को खत्म कर सके, डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सके, सॉल्व कर सके, ताकि एक यूनाइटेड तरीके से मूवमेंट्स को चलाया जा सके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उन्होंने कोशिशें करी कि किसी भी ग्रुप को ऐसा ना लगे कि वो इस देश का हिस्सा नहीं है, किसी भी ग्रुप को एलियनेट महसूस ना हो। लेकिन जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कुछ ग्रुप्स हमारे देश के ऐसे थे जिन्हें ये महसूस हुआ था कि हमें एलियनेट कर दिया गया है, साइड लाइन कर दिया गया है, जिन्हें लेफ्ट आउट फील हुआ कांग्रेस के वजह से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके इश्यूज को नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है बड़े मूवमेंट्स में बाय कांग्रेस लीडर्स, जिसके वजह से काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, पार्टीज के भी बीच में। इसीलिए हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे देश में डिफरेंट मूवमेंट्स को शुरू तो किया गया, लेकिन बाद में वो सभी मूवमेंट्स बंद हो जाते थे या फिर खत्म हो जाते थे डिफरेंसेस के वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से, या फिर डिसयूनिटी के वजह से, क्योंकि लोगों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस पैदा हो जाते थे, लीडर्स के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस पैदा हो जाते थे। लेकिन इन द एंड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भले ही लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग था, भले ही लोगों ने डिफरेंट रीजंस के वजह से इस मूवमेंट में हिस्सा लिया, डिफरेंट मूवमेंट्स में हिस्सा लिया, स्ट्रगल्स में हिस्सा लिया, भले ही लोगों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस भी थे, लेकिन एक कॉमन फैक्टर था सभी ग्रुप्स के बीच में, सभी कम्युनिटीज के बीच में, और वो फैक्टर ये था कि ब्रिटिशर्स को हमारे देश से बाहर निकालना है, ब्रिटिश रूल को हमारे देश से खत्म करना है। तो इसी के साथ हमने कंक्लूजन भी समझ लिया है चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का, और हमारा दूसरा टॉपिक जिसका नाम था कंक्लूजन यहीं पर इसी के साथ खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट भी आपको समझने में आसान रहा होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।